विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दृष्टिकोण 7 जीवन एक कहानी एपिसोड 9। आज वो दिन था जब भैरवनाथ शर्त जीतने वाला था। उसने शुभेंदु को सुबह से ही रूम से जाने का बोल दिया था और सुबह सुबह ही उसने सुनीता को बुला लिया था। शुभेंदु ये देखने के लिए कि भैरव कैसे और किस लड़की को उसके प्यार में या कहें कि उसके खेल की जाल में फंसाया, देखने के लिए कैंपस के वाटर टैंक पर जाकर डेरा डाल दिया था। शुभेंदु ने उसके कुछ दोस्तों को बोलकर टैंक के छत पर ही पिकनिक जैसा माहौल बना लिया था, पर उसकी नजरें तो सिर्फ उसके और भैरव के रूम की तरफ ही थीं। उसने सुनीता को रूम में जाते देखा था और अब इंतजार था कि कब सुनीता रूम से निकलेगी और दूसरी लड़की अंदर जाएगी। भैरव और सुनीता लगभग 2 घंटों बाद रूम से निकले और दोनों गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चल दिए। यह देखकर शुभेंदु ने उसके दोस्तों के साथ फ्राइड चिकन और भुना मटन का आनंद लेते हुए कहा, अब देखना दोस्तों, ध्यान से कि भैरव किस लड़की के साथ लौटता है। आज देखते हैं अपना भैरव कितना नीचे गिर सकता है। भैरवनाथ कुछ देर में ही सुप्रिया के साथ रूम में पहुंचा, जिसे देखकर शुभेंदु ने दोस्तों से कहा, भैरव भी अजीब है दोस्तों। कुछ देर पहले ही वो सुप्रिया की अच्छी दोस्त सुनीता के साथ था और अब देखो, इस लड़के का कोई ईमान ही नहीं है। इसके लिए प्यार सिर्फ शरीर का खेल मात्र है। पता नहीं इसका खेल कहां जाकर रुकेगा। कुछ देर और बीत गए। भैरवनाथ फिर से सुप्रिया के साथ बाहर आया और सुप्रिया को बॉयज हॉस्टल से रवाना कर रूम में चला गया। यह सब शुभेंदु और उसके दोस्त वाटर टैंक से देख रहे थे। समय का अंतराल अब बढ़ने लगी थी जब से सुप्रिया रूम से गई थी। शुभेंदु और उसके दोस्तों का सबर का बांध अब टूटने लगा था। उन्होंने अब नीचे उतरने का निर्णय किया ही था कि उन्होंने देखा कि भानुप्रिया आज हॉस्टल के बाहर रुकी नहीं। हर बार की तरह उसने किसी लड़के को शुभेंदु को बुलाने का नहीं बोली, जबकि आज वो सीधे हॉस्टल के अंदर चली गई और रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। यह देखकर शुभेंदु वाटर टैंक से जल्दी नीचे आ गया और रूम की तरफ भागा। उसके पीछे उसके दोस्त भी भागे। रूम के बाहर आकर शुभेंदु रूम के दरवाजे पर रुक गया। शुभेंदु रूम के अंदर चल रही गतिविधियों को सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर सुनने के बाद वो रूम के दरवाजे को जोर से, पूरे शरीर का जोर लगाकर धक्का दिया और अंदर घुसा। अंदर का दृश्य देखकर वो गुस्से से तिलमिला गया और मेज पर रखी बुक्स को जमीन पर फेंक दिया और कमरे से निकल गया। शुभेंदु आज पहली दफा जीवन में किसी मैखाने में कदम रखा था। उसके दोस्त भी उसके साथ ही थे। मैखाने में एक मेज पर सभी ने महफिल जमाई और साकी को सबसे महंगी शराब लाने का बोला। शुभेंदु का जीवन का फलसफा था कि कुछ भी करो, सबसे उच्च स्तर पर करो और कोई भी वस्तु का उपयोग करो, सबसे उच्च स्तरीय गुणवत्ता की करो। शुभेंदु ने अपने दोस्तों से कहा था कि उसे शराब से सख्त नफरत है, पर आज वो खुद ही दोस्तों को लेकर मैखाने में आया था। जिस लड़के ने पूरे 4 साल शराब को छुआ तक नहीं था, वो आज मैखाने में ऐसे बैठा था जैसे शराब, साकी और मैखाने से उसका जन्मों का नाता था। उसके मुखमंडल पर गुस्से का कोई निशा नहीं था। उसके दोस्त उसकी इस आचरण से अनजान थे और आश्चर्य से उसको देख रहे थे। शुभेंदु ने अपने दोस्तों से कहा कि कोई जाकर भैरवनाथ को बुलाकर लाए। जब तक भैरवनाथ मैखाने में आया, तब तक शुभेंदु लगभग आधी बोतल उसके गले से उतार चुका था और उसके दोस्त हैरान थे कि शुभेंदु, जो कि कभी शराब पिया नहीं था, वो कैसे आधी बोतल खत्म कर सकता था और बिना झूमे ही बैठकर बात कर सकता था। भैरवनाथ मैखाने में आके बिना शर्म के शुभेंदु के सामने बैठा और बोला, देखा भाई, मैं शर्त जीत गया और अब पार्टी तो बनती है। भैरव, तूने शर्त तो जीत लिया, पर तूने दोस्ती खो दी। तूने तेरी दोस्ती सुनीता के साथ खो दी। तूने तेरी दोस्ती, जो कि कभी सुप्रिया के साथ हो सकती थी, को खो दी। और तो और तू भानुप्रिया की दोस्ती शुरू होने से पहले ही खो दी। भाई, कहीं तू मुझसे नाराज तो नहीं है कि मैंने भानुप्रिया को? भाई, मैं तो खुश हूं कि तूने भानुप्रिया की सच्चाई दिखाई। नहीं तो मैं उससे प्यार कर बैठा था और मैं खुश हूं कि जो आज हुआ है
वो अगर आज ना होता तो भविष्य में कभी तो जरूर होता। तब मुझे जो दुख और गुस्सा होता उससे तूने मुझे बचा लिया, और इसी खुशी में मैं आज मैखाने में हूं। रुद्रनाथ मुखर्जी सुबह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से ऑफिस जा रहा था। दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला रुद्रनाथ मुखर्जी कम उम्र से ही रोड कंस्ट्रक्शन के काम में लग गया था, जबकि उसके स्कूल के सभी सहपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर ग्रेजुएशन कर रहे थे। रुद्रनाथ मुखर्जी के बारे में जानने के लिए सुनिए मेरी कहानियां कविता रुद्र की छाया हकीकत या फसाना, रात का सन्नाटा और वह करुणा एक लड़की जो इंतजार करती थी, किताब माजी का सफा ना पलटो, द नन मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भीमजोरी। आज उसने डॉक्टर कविता को देखा और कुछ देर में ही उसे पता चला कि डॉक्टर कविता उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। फिर रुद्रनाथ को डॉक्टर कविता के साथ कुछ दिन बिताने का मौका बिलासपुर में मिला, जहां उनका प्यार और गहराया। रुद्रनाथ के जीवन में कुल 4 लड़कियां आई, प्रिया, डॉक्टर कविता, डॉक्टर मेबल और आखिरी थी देवी, जिसने रुद्रनाथ के जीवन को बर्बाद कर दिया। देवी से शादी के बाद रुद्रनाथ का प्यार से भरोसा टूट गया। आप रुद्रनाथ के बारे में मेरी कहानियों के माध्यम से जान ही जाएंगे। रुद्रनाथ पश्चिम बंगाल के झारग्राम के लालपुर में सड़क बनाने के पहले निरीक्षण के कार्य के लिए आया हुआ था। कल रात शुभेंदु पहली बार झूमते हुए हॉस्टल में आया था और रूम में सो गया था। फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स में अब भी कुछ 10 दिन थे। आज दोनों देर तक सोते रहे। जब दोनों की नींद खुली तब तक दोपहर हो चुकी थी और हॉस्टल के सभी लड़के लंच कर चुके थे। शुभेंदु ने भैरव को अपने साथ लेकर कल वाले मैखाने में फिर से जाने का बोला और दोनों तैयार होकर मैखाने में चले गए। मैखाने में आज एक दूसरा साकी था। दोनों ने तय किया कि वो पहले कुछ पिएंगे और बाद में खाना खाकर हॉस्टल चलेंगे। साकी उनके कहे अनुसार पीने के लिए शराब और साथ में छखना लाया। दोनों इत्मीनान से पी रहे थे कि उन्होंने देखा एक लंबा गोरा नौजवान मैखाने में आया और उनके मेज के बाजू वाली मेज पर बैठ गया। शुभेंदु ने उस नौजवान को देखकर भैरव से बोला, देख भैरव, ये लड़का हमारी उम्र का ही लग रहा है, पर ये शायद यहां किसी काम से आया है। उसके कपड़ों से लगता है जैसे वो किसी धूल भरे रास्ते से आया है। शकल से अच्छा लग रहा है, पर जैसे किसी के दिए हुए गम को भुलाने के लिए रम का सेवन कर रहा है। भाई, तू तो चेहरा भी देखकर आदमी के बारे में जानने की कला रखता है। अच्छा है, ये तो अकेला है, क्यों ना हम इसे आज अपने साथ पीने का बोले और हो सकता है कि हमारा खर्चा भी ये उठा ले। भाई, वैसे तो मैं तेरे इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं दूसरों के पैसों से पीना नहीं चाहता, पर हां, दोस्ती कर सकते हैं। चल बुला ले, अगर आता है तो कुछ नया सीख सकते हैं। भैरव उस नौजवान के मेज पर जाकर बैठने का पूछा। उस नौजवान ने भैरव को बैठने का इशारा किया और अपनी रम का मजा लेने लगा। ये देखकर भैरव को लगा कि शायद वो नौजवान घमंडी है। भैरव ने बात शुरू की और पूछा, क्या आप यहां अकेले हैं? नौजवान ने भैरव की तरफ देखा और मजाकिये अंदाज में बोला, नहीं, मेरे साथ अभी आप बैठे हो और ये रम मेरा साथ दे रही है। इतना बोलकर नौजवान मुस्कुरा दिया। नौजवान को मुस्कुराते देखकर भैरव ने आगे पूछा, क्या आप हमारे साथ बैठना चाहते हो? हमको भी एक नया दोस्त मिल जाएगा। आप अपने दोस्त को यहीं बुला लीजिए, हम सब यहीं बैठ जाएंगे और बातें करते हुए खाना भी खा लेंगे। भैरवनाथ ने वैसा ही किया और अब तीनों एक साथ मेज पर बैठ गए। रुद्र ने उसका नाम और काम बताया। तब शुभेंदु ने कहा कि वह दोनों आईआईटी के छात्र हैं और उनका ये आखिरी सेमेस्टर है। तीनों बातें करते रहे और वो अब एक दूसरे को आपके बजाय तुम कहकर बुलाने लगे। शराब खत्म कर सबने खाना खाया और शुभेंदु ने कहा कि क्यों ना हम कल रुद्र के साथ झारग्राम जाए और वहां के जंगलों में घूम कर आए, जिससे मेरे मन को फिर से सब भुलाने का मौका मिल जाएगा और एग्जाम्स अच्छे से जाएगा। तीनों ने कल सुबह सुबह हॉस्टल से झारग्राम जाने का निर्णय किया और भैरव ने कहा कि अगर वो तीनों लड़कियों को भी साथ ले ले तो शुभेंदु को कोई ऐतराज तो नहीं होगा ना। शुभेंदु ने कहा कि अब उसे भानुप्रिया से कुछ लेना देना नहीं है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि भानुप्रिया जाए या नहीं। शुभेंदु ने कहा
कि वो आज ही उसकी कार मंगवा लेगा कोलकाता से, जिस पर रुद्र ने कहा कि उसके पास स्कॉर्पियो है और शुभेंदु उसकी कार नहीं मंगवाए। रुद्र ने दोनों को कैंपस के गेट पर छोड़कर कल वहीं मिलने का बोलकर चला गया। रुद्रनाथ समय का पाबंद था। वो सुबह 6 बजे ठीक कैंपस के गेट पर शुभेंदु और भैरव का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में शुभेंदु गेट पर नजर आ गया, पर भैरव कहीं नजर नहीं आ रहा था। करीब 15 मिनट बाद भैरव 2 लड़कियों के साथ गेट के बाहर आया और शुभेंदु ने दोनों लड़कियों को नजरअंदाज करते हुए भैरव से कुछ बोला। चारों रुद्रनाथ की स्कॉर्पियो की तरफ आने लगे। जैसा कि आपने सुना ही होगा मेरी कहानियों में कि रुद्रनाथ के साथ अजय हर जगह शाय की तरह रहता था। आज भी अजय ड्राइवर सीट पर था। रुद्रनाथ ने अजय को बूट सीट पर जाने का बोलकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। रुद्रनाथ ने शुभेंदु को उसके बगल में बैठने को कहा और भैरव को लड़कियों के साथ पैसेंजर सीट पर बैठने का कहकर कार चालू कर लिया। सभी के कार में बैठे ही रुद्रनाथ ने अजय की तरफ हाथ दिखते हुए कहा, यह अजय है, मेरा दोस्त और जीवन रक्षक। इसका मेरे पर कई एहसान है। आज मैं इसी की वजह से जीवित हूं। सबने अजय को हेलो बोला और शुभेंदु ने सबका परिचय रुद्रनाथ से कराया। रुद्रनाथ ने आगे कहा, हम करीब 47 किलोमीटर तक यात्रा करके हमारे रोड साइड पर पहुंचेंगे। ये 47 किलोमीटर पक्की सड़क है। उसके बाद जंगल की कच्ची सड़क शुरू हो जाएगी। झारग्राम वेस्ट बंगाल का सबसे खतरनाक नक्सली इलाका है। हम जो सड़क बनाने वाले हैं वो आती तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आती है, पर इसका असली उद्देश्य नक्सल गतिविधियों पर नजर रखना या रोक लगाना है, जो कि नक्सली कभी नहीं चाहेंगे, जिसके लिए वो नक्सली हर प्रयास करेंगे कि हम सड़क ना बना पाए। पर मेरी कंपनी को मुझ पर भरोसा है कि मैं किसी भी तरह सड़क बना के ही रहूंगा। आज हम जंगल में जा रहे हैं। उसके पहले मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जीप से तभी नीचे उतरे जब मैं या अजय कहूं और भारतीय गोरखा रेजिमेंट के जवानों के आने के बाद ही जंगल में घूमने जाए, क्योंकि मैं और अजय इसके पहले भी नक्सलियों का सामना कर चुके हैं। हम दोनों को 1 महीने का ट्रेनिंग भी मिला है भारतीय सेना से। हमारे पास नक्सलियों से सुरक्षा के लिए हमारी कंपनी ने ये पिस्तौल और शॉटगन भी दिया है। पर अगर आप में से कोई नक्सलियों के हत्या मुसीबत हो सकती है, इसलिए मेरी विनती है कि आप सब मेरी बातों को गांठ बांध लीजिए। अब चलते हैं जंगल की सफर पर। इतना बोलकर रुद्रनाथ ने गाड़ी चला दी। पूरे 47 किलोमीटर शुभेंदु ने एक भी बार उन लड़कियों से कोई बात नहीं की, यहां तक कि उसने उन लड़कियों की तरफ देखा तक नहीं। रुद्र ने शुभेंदु के इस व्यवहार को बहुत ही बारीकी से नोट किया, जबकि भैरव दोनों लड़कियों से बहुत हंसी मजाक करते हुए बात की। रोड कंस्ट्रक्शन साइट के शुरुआत में रुद्र ने कार रोकी और किसी का इंतजार करने लगा। आधे घंटे के इंतजार के बाद शुभेंदु ने पूछा, क्या भाई रुद्र, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हम चलते हैं जंगल में। शुभेंदु भाई, हम ऐसे जंगल में आए हैं जहां किसी भी कदम में सीधे मौत से सामना हो सकता है। हम तो काम से आए हैं, पर डर तो हमें भी लगती है। वैसे डरने की कोई बात यहां नहीं है, पर मैं और अजय सिर्फ 18 गोली वाली पिस्तौल के सहारे और इस शॉर्ट गन में जो कि सिर्फ 4 राउंड्स हैं, हम सिर्फ खुद को भी मुश्किल से बचा सकते हैं। अगर नक्सली से सामना हो गया तो हमें जवानों का सहारा लेना ही होगा। हम पहले जवानों को आने देंगे, उसके बाद ही जंगल में जाएंगे। तब तक इंतजार करो। अजय भी गाड़ी से उतरकर उनके पास आ गया था। इतने में एक आर्मी की जीप उनके पास आई और एक जवान ने कहा कि आर्मी के सभी जवान आज एक ग्राउंड ऑपरेशन में गए हुए हैं, इसलिए आज आपको वापस जाना होगा। और वो आगे जंगल की तरफ निकल गए। रुद्रनाथ ने शुभेंदु की तरफ देखा और बोला, अरे भाई शुभेंदु, ऐसा ही होता है। हमें पता नहीं होता कि कब कहां नक्सली हमला हो जाए, और ये भारत के जवान देश के लिए अपनी जिंदगी लगा देते हैं। सल्यूट है जवानों को भाई। चलो, आज साइट का निरीक्षण तो नहीं हो पाएगा, पर मैं तुम लोगों को एक जगह लेकर चलता हूं जहां तुम लोगों को अच्छा लगेगा। इतना बोलकर तीनों फिर से गाड़ी में आ गए और रुद्रनाथ ने उन्हें कनक दुर्गा मंदिर दिखने के लिए
गाड़ी उस दिशा में ले लिया। रास्ते में रुद्रनाथ ने कनक दुर्गा मंदिर के विषय में बताया। राजा गोपीनाथ ने यह मंदिर बनवाया था, जो लगभग 500 साल से अधिक पुराना माना जाता है। राजा ने देवी कनक दुर्गा की मूर्ति का सपना देखा था और उन्होंने देवी के इस मंदिर का निर्माण करवाया। जैसा कि नाम कनक से संकेत मिलता है, इस मूर्ति को पूरी तरह से सोने से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई 2 फीट है। ऐसा माना जाता है कि राजवंश के समय में मानव बलिदान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान का हिस्सा था। जब तक बलिदान का रक्त दुलुंग नदी तक नहीं पहुंचता था, तब तक यह अनुष्ठान जारी रहता था। कनक दुर्गा मंदिर की यात्रा प्राकृतिक सुंदरता का एक रोमांचक अनुभव देती है। यह झारग्राम शहर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सदी पुराना यह मंदिर जंगल में एक छोटी और आकर्षक नदी दुलुंग के किनारे स्थित है। यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियों के पेड़, पक्षी और बंदर देखे जा सकते हैं। कनक दुर्गा की ओर जाने के रास्ते में एक स्थान है जिसे केंदुआ कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। घने जंगल से होकर आधे घंटे की यात्रा एक मनमोहक अनुभव प्रदान करती है। मुख्य कहानी एक सपने के इर्द गिर्द घूमती है। देवी महामाया राजा गोपीनाथ के सपने में प्रकट हुईं और उनसे अपनी पूजा के लिए एक मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया। देवी महामाया ने उस सपने में अपनी मूर्ति का वर्णन भी किया। अगले ही दिन सुबह राजा गोपीनाथ को 2 आगंतुक मिले, जिन्होंने रात में वही सपना देखा था। वे कलाकार जोगेंद्रनाथ कामिल्या और ब्राह्मण रामचंद्र सारंगी थे। चिल्कीगढ़ में माता महामाया के पुराने मंदिर से मूर्ति को उसी परिसर में स्थित नए मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि कलाकार कामिल्या ने इस सपने को साकार किया। कुछ लोगों का मानना है कि देवी कनक दुर्गा ही देवी चंडी हैं। वह ऊर्जा और शक्ति की देवी हैं। पुराना मंदिर, जिसे बरामहल के नाम से जाना जाता है, को स्थानांतरित करने की योजना राजा कमलकांत ने बनाई थी, लेकिन एक सपने में उन्होंने देवी कनक दुर्गा को नीली साड़ी में देखा। देवी ने राजा को आदेश दिया कि वह उनके मंदिर को न हटाएं। इसलिए देवी कनक दुर्गा 300 वर्षों से अधिक समय से उसी स्थान पर विराजमान है। यह भी कहा जाता है कि राजा के परिवार की महिलाएं नीली साड़ी कभी नहीं पहनती। आज भी केवल सारंगी उपनाम वाले ब्राह्मण ही इस मंदिर के पुजारी बन सकते हैं। कनक दुर्गा मंदिर उस स्थान के दक्षिण दिशा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा और लोग भूख से मर रहे थे। एक दिन लोगों ने चमत्कार देखा। अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। खेत फिर से हरे भरे हो गए, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि बारिश से किसी की जान नहीं गई। चिल्कीगढ़ के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इसे देवी महामाया की कृपा माना। गांव के लोगों ने एक वटवृक्ष के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाकर देवी महामाया के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। यह वटवृक्ष आज भी 400 वर्षों से अधिक समय से खड़ा है और समय का मूक गवाह है। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ठीक सामने एक विशाल पत्थर था। लोगों का मानना है कि यह पत्थर एक गुप्त कक्ष की चाबी है। उस कक्ष में केवल सारंगी ब्राह्मण को प्रवेश का अधिकार है। मंदिर के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और कई प्रजातियां पाई जाती हैं। उस जंगल में भगवान शिव के कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। यह कहा जाता है कि ये मंदिर रातों रात जमीन से प्रकट हुए। एक और कहानी देवी महामाया के संरक्षण की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। प्रारंभ में मंदिर के पुजारी अंधेरी रात में जंगल से अकेले घर लौटने से डरते थे, लेकिन कथा के अनुसार देवी महामाया ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी यात्रा में उनकी रक्षा करेंगी, बशर्ते वह कभी पीछे मुड़कर न देखें। समय के साथ कनक दुर्गा की महिमा दूर दूर तक फैली। नवमी पूजा के दौरान देवी को पशु बलि चढ़ाने की प्रथा थी। यह प्रथा बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए मानी जाती थी। बलि के बाद बनने वाले भोजन को पवित्र माना जाता था। देवी कनक दुर्गा या स्वर्ण दुर्गा की मूर्ति का मूल स्वरूप पत्थर का था, लेकिन अब इसे सोने से ढका गया है। कनक दुर्गा मंदिर का इतिहास सुनते सुनते सभी मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, पर रुद्र की गाड़ी द्वार पर ही रुक गई। मनो जैसे किसी ने गाड़ी को द्वार पर ही रोक दिया हो।
गाड़ी का एक्सेलरेटर पूरा रुद्र ने दबा दिया, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी और इंजन भी बांध हो गई। इस पर रुद्र और अजय गाड़ी से बाहर आकर चारों तरफ देखा। उनको कोई पत्थर नहीं दिखा, जिसके कारण उनकी गाड़ी रुक गई थी। अब सभी गाड़ी से बाहर आ गए थे। रुद्र ने गाड़ी के ड्राइवर सीट फिर से संभाली और गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई और अब गाड़ी आगे भी जा रही थी। रुद्र ने सभी को फिर से गाड़ी में बैठने का बोला और सबके बैठ जाने के बाद फिर से गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए, पर गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिससे तंग आकर शुभेंदु और भैरव गाड़ी से उतर गए। उनके उतरते ही गाड़ी फिर स्टार्ट हो गई, पर आगे नहीं बढ़ी। रुद्र ने पीछे पैसेंजर सीट पर बैठी लड़कियों को गाड़ी से उतरने का बोला और फिर से एक बार गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट हो गई और गियर में देते ही गाड़ी आगे भी जाने लगी। तब रुद्र ने अजय की तरफ देखा और दोनों में आंखों में बात हुई। दोनों गाड़ी बंद करके नीचे उतरे और रुद्र ने शुभेंदु से कहा, भाई शुभेंदु, तुम चारों को मैं रास्ते भर देखता आ रहा हूं और ऐसा लगता है जैसे तुम चारों के मन में कोई बात चल रही है। तुम चारों एक दूसरे के लिए दिल ही दिल में कोई राज लेकर चले हो, या कहूं तो तुम में से कोई एक या कई किसी के प्रति नकारात्मक सोच, जलन, घृणा या दुर्भावना को अपने मन में लिए हुए आया है। भाई मैं कहता हूं कि अगर कोई ऐसी बात है तो अभी साफ कर देता हूं कि मंदिर में तुम चारों का प्रवेश करना मुश्किल है। जिसके भी मन में कोई बात है उसको अभी बता दो और मैं उसका देवी मां से निवारण करवा दूंगा। बाद में मत बोलना कि मैंने तुम चारों को आगाह नहीं किया था। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।